IVM। भारतीय क्रिकेट में एक नया सूर्योदय देखने को मिला जब कल देर शाम टीम अनाउंस हुई और आज सुबह हम सूर्योदय की जो बात कर रहे हैं कि एक नए युग की शुरुआत होगी आज से, क्योंकि भारतीय T20 फॉर्मेट के लिए एक नया कप्तान, एक नया वाइस कैप्टन और एक नई टीम सामने आई। क्योंकि एक साल के बाद वर्ल्ड कप होना है और सिलेक्टर्स बहुत दूर की सोच रहे हैं। इस वजह से अगर आप इस टीम पर नजर डालेंगे तो 8 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप के लिए चुने गए थे उनको रेस्ट दिया गया। एक नई टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही आज होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले की भी बात करेंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी, यानी कि 2019 का रिप्ले आपको देखने को मिल सकता है। बस चेंज ये है कि तब वो फाइनल मैच था और अब T20 फॉर्मेट में सेमीफाइनल मुकाबले में ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ, निखिल चोपड़ा पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर, अयाज सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और साथ में वो भी कमेंट्री करते रहते हैं। अयाज सर, कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह की टीम चुनी गई? ऐसा लग रहा है सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप में जो हार मिली है और जिस तरह से सिलेक्शन पॉलिसी को लेकर बहुत सवाल खड़े किए गए, बहुत जल्दी और बड़े फैसले लिए गए हैं इसमें, खासतौर से यजवेंद्र चहल का लाना और राहुल चहर को बाहर बिठा देना सबसे बड़ा मुझे लग रहा है जो काम किया सिलेक्टर्स ने। हाँ, इसके अलावा हार्दिक पांड्या को नहीं रखा है टीम में, ना इंडिया ए की टीम में जो साउथ अफ्रीका जा रही है, ना T20 के स्क्वाड में। तो ये जरूर है, देखिए इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर आप पहले राउंड में आउट हो जाते हैं या सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचते तो उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होगा। नया कोच आया है, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर प्रेशर है और नया कैप्टन भी है, तो एक नई सोच की जरूरत भी थी और वो डिसीजन लिए भी गए। अब किस तरह से ये टीम परफॉर्म करती है ये देखना होगा। मुझे अब इंटरेस्टिंग बात यह है देखना है कि न्यूजीलैंड क्या टीम भेजती है यहाँ पर। आज उनका सेमीफाइनल है इंग्लैंड के खिलाफ और उसके बाद उनकी जो T20 टीम आने वाली है इंडिया, क्या उसमें भी दिग्गज खिलाड़ियों को रेस्ट करवाएंगे कि उनकी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो उसी को भेजेंगे? इसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा कि कॉन्टेस्ट किस तरह का होता है। लेकिन जहां तक इंडिया का सवाल है, मेरे ख्याल से इसमें कोई सीक्रेट नहीं थी कि रोहित शर्मा कैप्टन बनेंगे, KL राहुल वाइस कैप्टन। अब ये है कि काफी प्लेयर्स को रेस्ट दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बातचीत हुई है, चर्चा हुई है बायोसिक्योर बबल की, किस तरह से प्लेयर्स जो है वो थक जाते हैं वगैरह। और विराट, बुमराह, शमी, जडेजा, ये सब जो है तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले प्लेयर्स हैं, तो जरूर उनको रहने की बहुत जरूरत थी। मैं सर इतने साल से गेम को कवर कर रहे हैं, अगर एक एक पहलू पे चले राजीव भाई, वो सीनियर प्लेयर का रेस्ट होना तो ठीक है, बट सबसे पहले तो युजवेंद्र चहल ने क्या गलत किया था कि वो टीम से बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप, और राहुल चहर ने क्या गलत किया था बेचारा जो बगैर खेले बाहर हो गया। यही तो हिंदुस्तान की क्रिकेट है सर। यही तो आप लोग समझना है हम सबको। आया सर से मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि 2017 के बाद युजवेंद्र चहल अच्छा कर रहे थे, आपने उनका चयन किया कि वो थोड़ा सा तेज लेग स्पिन डालते हैं, बहुत बढ़िया बात है। आपके पास एक और विकल्प मौजूद हो रहा है, आप एक और खिलाड़ी को ग्रूम करने को देख रहे हैं, पर उस बच्चे ने क्या गलती की जो बगैर खेले बाहर हो गया और फिर वो इंडिया की टीम में चला गया, इंडिया ए में चला गया। निखिल, दोनों लेग स्पिनर्स को रखना मेरे ख्याल से मुश्किल था। अगर आप नहीं मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ सर। आप तो आपके बाल सफेद, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ कि एक चयन कमेटी कैसे बैठती है, क्या करती है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ निखिल भाई। नहीं, मैं सर से वही पूछना चाह रहा हूँ सर। एक खिलाड़ी जो एक गेम होती है, बचपन में हम सब ने खेली होगी, उसका नाम है म्यूजिकल चेयर्स। वो म्यूजिकल चेयर में कुर्सियां लगाई जाती है और जो बैठ बच्चों के करियर के साथ नहीं, बच्चों के करियर के साथ नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। समझ मजाक कर रहा हूँ। राहुल चहर आप वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करते हैं, उस बच्चे को इंडियन टीम के लिए कुछ खेलने तो दीजिए। आप अगर ग्रूम करने को देख रहे हैं, आपने वर्ल्ड कप की टीम से उसको बाहर करके आपने तुरंत डाल दिया इंडिया ए में, और जो कहीं पे भी नहीं था, जिसने IPL में अच्छी परफॉर्म की, तो उसको वापस इंडियन टीम में डाल दिया। मेरा सवाल तो अयाज सर उससे भी बड़ा है। मेरा सवाल यह है कि मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे वर्ल्ड कप में गए वरुण चक्रवर्ती को क्या हो गया? उन्होंने तो क्रिकेट भी नहीं खेली है, अब वो सडनली ना तो इंडिया ए के लिए स्टैंड कर रहे हैं, ना ही भारतीय टीम के लिए। अब इतना खराब या तो गेंदबाजी उन्होंने की है, या तो जो रिपोर्ट आई है मैनेजमेंट की तरफ से वो बहुत खराब है। कैसे आप देख रहे हैं वरुण चक्रवर्ती का जाना? और मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है निखिल भाई, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, भुवनेश्वर कुमार किस बिना पे टीम पे अपनी जगह बनाने में कामयाब है?
देखिए, मैं अगर वरुण चक्रवर्ती की बात करूं राजीव, तो मुझे जहां तक मेरी खबर है कि उनकी फिटनेस में प्रॉब्लम्स है, फिटनेस के लिए इश्यूज है, और फिटनेस के इश्यूज रहे हैं जब से वो खेलते आ रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया गए तभी भी वो अनफिट हो गए और खेले नहीं। फिर श्रीलंका गए, वहां पर भी थोड़ा फिटनेस का इश्यू था। आईपीएल में तो खैर अच्छा खेल लिया उन्होंने, लेकिन वर्ल्ड कप में जिस तरह से जो खबर आ रही है कि उनके नीज जो है, घुटने जो है, वो साथ नहीं दे रहे, या जो कुछ भी है, तो ये ये खबर एक तो बड़ा यार सर इश्यू पहले बन से थी, सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले से उनकी फिटनेस को लेके बात थी, तो उनको वर्ल्ड कप ले ही नहीं जाना चाहिए था। बेशक अगर वो इश्यू था तो नहीं ले जाना चाहिए था। मैं यही कहने वाला था कि आप प्लेयर्स जो अनफिट है, जैसे हार्दिक पांड्या के साथ हुआ, आपने उनको लिया और फिर उनसे गेंदबाजी नहीं हुई, 4 या 5 ओवर डाले 5 मैच में, और एक तरह से वो सेटबैक था। कॉम्पोजिशन जो था टीम का, उसका उसमें खलल आ गई, जो बैलेंस आपको चाहिए था। मुझे लगता है, अच्छा दूसरा पहलू ये वरुण चक्रवर्ती का, और ये उनके पास टैलेंट है जरूर, क्योंकि वो इस दर्जे तक पहुंचे, लेकिन मिस्ट्री स्पिनर्स जितने भी होते हैं विश्व में, उनका करियर इतना लंबा हमने नहीं देखा है। एक सुनील नारायण को अगर आप निकाल दें तो बड़े आए और गए, तो मिस्ट्री स्पिनर्स को भी ये जरूरी है कि अपना स्किल बढ़ाते रहें, वरना बैट्समैन अगर उनको परख लेते हैं, कोचेस समझ लेते हैं, तो फिर मिस्ट्री अगर गायब हो जाए तो फिर आपकी बॉलिंग चलेगी नहीं। ये हमने अजंता मेंडिस का देखा। टेस्ट क्रिकेट में जाए तो, अगर इतिहास में जाए तो, एक जॉनी ग्लीसन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर होते थे, जॉन ग्लीसन, टेस्ट मैचेस खेलते थे, और नेक्स्ट बिग थिंग उनको बताया गया था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनका 30-35 मैच में मेरे ख्याल से 80-90 विकेट्स होगी या कुछ, लेकिन कोई तहलका नहीं मचाया उन्होंने, क्योंकि बैट्समैन को समझ लिया। खास करके जब वो इंडिया आए 1969 में, तो काफी उनकी पिटाई हुई, क्योंकि इंडियन बैट्समैन स्पिन को अच्छा समझते हैं, और वहीं से उनका करियर जो है खत्म होने को आया। तो ये है, आजकल जो है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जल्द होता है, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस बहुत होती है, और अगर बुलर्स जो है प्रिडिक्टेबल हो जाए कहीं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सर। लेकिन है सर, जो बॉलर खेला ही नहीं है उसको कहाँ कोई पढ़ पा रहा है। हाँ, वो तो राहुल चहर की आप बात कर रहे हो। निखिल भाई, एक सवाल है कसाट साहब का, और आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वही सवाल है कि सिलेक्टर्स मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, जिस तरह से राहुल चहर और चक्रवर्ती को सिर्फ 5 मैचों के बाद ड्रॉप कर दिया गया, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सिलेक्टर्स? मैं तो कसाट साहब आपके साथ मैं भी दंग हूं और हैरान हूं, और यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बच्चे को आपने सेलेक्ट किया, नहीं खेला, बाहर हो गया। मैं समझ सकता हूं आपने किसी को चांस दिया, उसने परफॉर्म नहीं किया, कोई भी कारण हो, वो बात समझ में आती है। बट कोई खेला ही नहीं, वर्ल्ड कप की टीम में था, उसको आपने वहां से हटा के न्यूजीलैंड की सीरीज में है, वहां पे उसको 3 मैचेस ही दे देते भारत में, एक राइट आर्म लेग स्पिनर, हमें थोड़ा सा पता भी चल जाता। कुछ सोच के ही तो यही सिलेक्शन कमेटी ने उनका टीम में चयन किया था। एक तरफ कसाट साहब, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक तरफ भारतीय टीम होती है, और एक तरफ एक दर्जा ऊपर रखने के लिए जब वर्ल्ड कप की टीम बनाई जाती है, तो आप ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं कि यार ये वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर जो है ना, इसको तैयार करते हैं, ये वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए अच्छा करेगा। लेकिन वो बच्चा जब खेला ही नहीं, तब आपने उसको वहां से ड्रॉप कर दिया। युजवेंद्र चहल बहुत बढ़िया गेंदबाज है, मैं तो हैरान था कि वो पहले उस स्टेज में क्यों नहीं थे। पर मैं एक ड्रेसिंग रूम को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप एक खिलाड़ी को बगैर खिलाए बाहर कर देंगे, आप एक खिलाड़ी का चयन कर देंगे, जब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो ड्रेसिंग रूम में ना चाह के भी एक थोड़ा सा अनसेटल्ड इन्वायरमेंट हो जाता है। खिलाड़ी फिर अपने लिए खेलने लग जाता है, यार यहाँ तो पता नहीं कब क्या हो जाए, खुद ही बाहर हो जाएंगे, पहले अपने आप को बचाओ। तो वो एक टीम स्पोर्ट के लिए ना, वो गलत है। आपको एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसेस, एक सिस्टम लाना है कि यार ये खिलाड़ी ने हमसे अच्छा किया, इसको इतने मैचेस मिले, या हम इंडिया ए में अच्छा करेंगे, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। कोई विश नहीं करता कोई इंजर्ड हो या इसका परफॉर्मेंस बैड हो, तो मुझे चांस मिलेगा बतौर गेंदबाज, और मुझे कम से कम इतने मैचेस मिलेंगे। तो वो सिस्टम रहता है। आप उस सिस्टम को गड़बड़ा देंगे तो वो टीम जो है ना, वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बनेगा। मैं उस लिहाज से चल रहा हूं। तो सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा इस बारे में सोचना जरूरी है। मैं, आप जो कह रहे थे ना राजीव भाई, कि मैं भी सिलेक्टर रह चुका हूं, तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती थी, अगर आप किसी को जल्दी सेलेक्ट नहीं कर रहे तो जल्दी ड्रॉप भी मत कीजिए, क्योंकि हर प्लेयर के लिए ना एक समय रहता है। एक सिस्टम डालेंगे तो वो एनवायरनमेंट खुश रहता है, और कोई भी खिलाड़ी आपके आके पूछ सकता है, सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या मेरे को आपने टीम से ड्रॉप क्यों कर दिया। तो एक आपके पास वैलिड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए।
गुरु, क्योंकि सिलेक्टर भी 4 साल के बाद बदल जाएंगे, या 2 साल के बाद, या 1 साल के बाद, वो भी तो बदल जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि सिस्टम प्लेस में होना। सर मैं ठीक कह रहा हूँ, 20 साल। बिल्कुल 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 सही है सर। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सिस्टम ठीक करने के लिए आपको लीडर ठीक होना चाहिए। अब रोहित शर्मा को लेके मनोज जी का एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा एक अच्छे लीडर साबित होंगे, एक सवाल। और दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि क्या सिलेक्शन जो हुआ है इस टीम का, उसमें रोहित शर्मा का से देख रहे हैं आप ज्यादा या राहुल द्रविड़ का? हाँ, ये देखिए पहला सवाल जो है ये तो हम इंतजार ही कर सकते हैं देखने के लिए कि किस तरह से रोहित शर्मा परफॉर्म करते हैं। अब तक जो हमने देखा है उनके क्रेडेंशियल्स बहुत ही बेहतरीन है। 5 IPL टाइटल्स है इंडिया के लिए, जब निजाज ट्रॉफी में या एशिया कप में उन्होंने टाइटल जिताया है। कैप्टनसी का उनके पास भरपूर एक्सपीरियंस है, 5-7 साल से कैप्टन करते आ रहे हैं। और ना भूले कि IPL भले ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट ना हो, लेकिन हाई प्रेशर टूर्नामेंट, और खास करके आप अगर बड़े फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं जहाँ ऑलरेडी इतना दबाव है मुंबई इंडियंस के लिए, तो वो प्रेशर को हैंडल करना वो खूब जानते हैं। अगर लेकिन ये भी है, अंतर होता है एक नेशनल कैप्टन या डोमेस्टिक टूर्नामेंट के कैप्टन और एक इंटरनेशनल कैप्टन में प्रेशर्स अलग होते हैं। तो ये अब देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। उम्मीद तो यही है कि क्योंकि टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से मैन मैनेजमेंट में जहां तक हमको खबर मिली है, मुझे मिली है, वो ये बताता है कि रोहित शर्मा जो है अपने आप को काबू में रखते हैं, बहुत कंट्रोल में रहते हैं, समझते हैं बाकी प्लेयर्स को किस तरह से किसको यूज करना है। तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि सर चल किसकी रही है सवाल ये है। हाँ, नहीं देखें, अब ये है कि राहुल द्रविड़ भी बड़े ऑरा के साथ आते हैं। एक उनके ऊपर जो महान प्लेयर रह चुके हैं, NCA के डायरेक्टर रह चुके हैं, इंडिया अंडर 19 इंडिया ए के कोच रह चुके हैं, और उनके ये जितने भी प्लेयर्स आए हैं, रोहित को और मेरे ख्याल से शायद अश्विन को अगर आप हटा दें तो बाकी जितने भी प्लेयर्स अब फिलहाल इस टीम में हैं वो सब उनके थ्रू निकले हुए हैं, या तो NCA से या अंडर 19 या इंडिया ए से खेले हुए हैं। तो वो हर प्लेयर को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल से उनका इनपुट बहुत जबरदस्त रहेगा और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है गेम की वो भी बेहतरीन रहेगी। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं और मैं उम्मीद भी ये करता हूं कि राहुल द्रविड़ बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं आएंगे। उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो बाउंड्री से बाहर रहेगा, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ऑन द फील्ड, और इससे बेहतर निखिल से बेहतर ये कोई नहीं जानता है कि जो फील्ड पे जब टीम उतरती है तो द बॉस इज द कैप्टन, कैप्टन इज द बॉस। अगर आप मल्टीपल पावर सेंटर्स रखेंगे तो सर बाउंसर छोड़िए नहीं, सवाल ये है चलेगी किसकी, खेलिए तो सही, निखिल तो बता ही देगा। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की ही चलेगी ऑन द फील्ड डेफिनेटली। तो फिर आपने अपने मुंबई इंडियंस के बॉलर को ड्रॉप करने दिया। देखिए सिलेक्शन जो है पहला टूर्नामेंट, वो खुद अगर शायद उनका भी कंट्रीब्यूशन शायद वो चाहते हो, लेकिन मुंबई इंडियंस के इसका मतलब नहीं है कि आप जितने भी भर सकते, तो आप 11 प्लेयर मुंबई इंडियंस के भर देंगे क्योंकि चैंपियन टीम। सर लेकिन सर वो तो आपका मेन प्लेयर था, वो तो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ था। मैं तो उसके लिहाज से चल रहा हूं। निखिल भाई, अभी वर्ल्ड कप में भी तो टीम गई ना, 6 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के थे लेकिन कप्तान विराट थे। अब ऐसा थोड़ी कि RCB के प्लेयर वो भर लेंगे, ऐसा वही तो नहीं। अब आप गलत समझ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप गलत समझ रहे हो। मैं मुंबई इंडियंस की बात नहीं कर रहा, मैं मुंबई इंडियंस का कोई लेना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा है, किसी टीम से 8 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, उसका अच्छा होना है। पर मैं ये कह रहा हूँ मैं एक पहलू यहाँ पे ऑफर करता हूँ निखिल। मुझे लगता है, बोलिए, और मुझे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे को कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि नया कोच आया है, नया कैप्टन है, और 1 साल बाद वर्ल्ड कप फिर से खेला जाने वाला है, 2 साल के बाद नहीं, 1 साल के बाद। तो ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि आप मल्टीपल प्लेयर्स को और कुछ ट्राई करें, और जो आपकी टीम बन सकती है विद इन 6, 7, 8 मंथ्स, तो आप फिर प्रिपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड कप T20 के लिए। सर उसी पहलू में मेरा सवाल तो सुन लीजिए, इन दोनों प्लेयर में से नया प्लेयर कौन है? नहीं, डेफिनेटली राहुल चहर है। राहुल चहर को तो फिर किसको खिलाना चाहिए? अब मुझे लगता है कि इंडिया ए की टीम में आप युजवेंद्र चहल को नहीं भेज सकते क्योंकि ही इज टू सीनियर फॉर दैट। मुझे लगता है, तो उसने कहा परफॉर्म किया, किसको आप गेम टाइम देना चाहते हैं? मेरा सवाल ये नहीं है कि मुंबई इंडियंस, मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित
पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस, वो टीम चला रहे थे, उनको पता है एक प्लेयर की क्या कमी थी, क्या मजबूती है, क्या ताकत है। मैं उसके लिहाज से बोल रहा हूँ, मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है अगर आप आईपीएल एक सेकंड, मुझे लगता है अगर मैं कप्तान हूँ, एक सेकंड, ये जो आईपीएल खेला गया है, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं अगर कप्तान हूँ एक टीम का और मैं एक प्लेयर को चला रहा हूँ कि उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, अगर उसके साथ नाजायज हो रहा है तो मैं बतौर कैप्टन बोलूंगा कि यार ये गलत कर रहे हो, अभी तो ये वर्ल्ड कप की टीम में था, इसको पहले खिलाने का चांस देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे अंडर खेल रहा है। अभी जो सवाल चल रहा है वो टीम कौन चला रहा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं मुंबई इंडियंस और वो सब निखिल भाई कप्तान ही चलाता है हिंदुस्तान में, कोई और चला ही नहीं पाया, और चलाना भी चाहिए, और मैं कहता हूँ चलाना भी चाहिए जी। मुझे मेरी बात सुनिए निखिल, मैं आपको जो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग मैं दे रहा हूँ। आईपीएल में इस सीजन में खास करके सेकंड फेज में मुंबई इंडियंस के लिए राहुल चहर ने रेगुलरली नहीं खेला, जहां पर रोहित शर्मा कैप्टन थे, उनको टीम से काफी मैचेस में बाहर रखा गया क्योंकि जो भी वजह है, लेकिन वो टीम में आए। जो थिंक टैंक था वर्ल्ड कप में, उसमें रवि शास्त्री, विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा एज अ वाइस कैप्टन वो भी थे एज पार्ट ऑफ द थिंक टैंक, और एमएस धोनी भी थे। ये चारों जो थे, और ये जो चॉइसेस लिए गए होंगे, ये नहीं है कि विराट कोहली टेबल पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा यही मुझे चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो अगर वहां पर भी चॉइस ये था, कि आप राहुल चहर के अलावा बाकी प्लेयर्स से भी बात करेंगे, क्योंकि और भी 14 खिलाड़ी और भी चुने गए टीम में। एक ब्रेक ले लेते, निकल एक ब्रेक ले ले, बहुत ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत गर्मा गर्म चर्चा चल रही है, छोटे ब्रेक के बाद लौटते हैं। आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे, या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है निखिल भाई, और अयाज सर के साथ आप खेल नीति देख रहे हैं और सुन रहे हैं। निखिल भाई, अब एक सवाल तो और बनता है कि टीम की बात हो रही है, और एक बात तो तय है, क्योंकि जो अयाज सर कह रहे हैं उसमें बात में दम है कि अगले 1 साल के बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है और आपकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि एक नया कॉम्बिनेशन है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का, और ये कॉम्बिनेशन तय करेगा आप वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितने तैयार हैं। अब टीम जो देख रहे हैं निखिल भाई, 6 ओपनर नजर आ रहे हैं इस टीम में। अगर आप गिने के राहुल और रोहित शर्मा एक तो ही है, फिर आपके 2 ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ लाए गए, वेंकटेश अय्यर है टीम के साथ, और ईशान किशन एक फ्लोटर ओपनर ही है आपके पास। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव है। कैसे आप बैटिंग ऑर्डर को कैसे देखें, कहाँ पे किसको आप फिट करते हुए देख रहे हैं राहुल द्रविड़ को, जितना आप जानते हैं निखिल भाई? राजीव भाई, मैं वही कह रहा हूँ, एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। हम लोग जो बात कर रहे थे राहुल चहर, किसी भी खिलाड़ी को आप छोड़ दीजिए, आप एक सिस्टम में, जो अभी सर ने भी बोला था ना, म्यूजिकल चेयर्स वाला जब इन्वायरमेंट बनाएंगे ना, आप सबको अगर खुश करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि खिचड़ी बन जाएगी। आपका एक सेटल्ड यूनिट जो है, सेटल्ड यूनिट आपका कप्तान है KL राहुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका नेक्स्ट ओपनर जो है वो ईशान किशन है, ठीक कह रहा हूं। अगर आप बैकअप खिलाड़ी को लेकर चल रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ है, पृथ्वी शॉ है या वेंकटेश अय्यर है, इनको आपने कब गेम टाइम देना है। और प्लस एक तरफ नजर ये भी ध्यान में रखना है कि वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, किसकी ताकत है, उसको खिलाड़ी को कितना गेम टाइम दिया जाएगा। मेरे जो सिर्फ एक हम्बल वो सबमिशन यही है कि आप सिस्टम और टीम में थोड़ा सा यूनिटी और टीम में अनसेटल्ड एनवायरनमेंट ना करें। अब जैसे सर कह रहे थे ना कि रोहित भी वाइस कैप्टन था, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जो टीम का सिलेक्शन हुआ था वर्ल्ड कप में, उसी टीम में आपने परफॉर्मेंस देके अक्षर पटेल को बाहर करके शार्दुल को रख लिया था, करेक्ट? तो अगर ऐसे ही था, आप युजवेंद्र चहल को वर्ल्ड कप के तुरंत 2 दिन के बाद अगर सेलेक्ट करने को देख रहे थे, तो उसी टाइम राहुल चहर को बाहर करके युजवेंद्र चहल को ही खिला लेते वर्ल्ड कप में ना, अगर इतना अच्छा था। एंड ही डिड वेल, दोनों बॉलर बहुत बढ़िया। पर मेरा सिर्फ सबमिशन यही है कि आप दोनों को आपने अब अनसेटल्ड कर दिया। आपने युजवेंद्र चहल जो सीनियर थे, उनको वर्ल्ड कप में चयन नहीं किया था, वो बेचारा थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया। अब बिगैर खिलाए राहुल चहर को बाहर कर दिया, तो
वो भी गेंदबाज इनसिक्योर हो गया। तो वो मत कीजिए। अगर एक खिलाड़ी को बैक कर रहे हैं तो एक खिलाड़ी को पूरी तरीके से आप उसको कॉन्फिडेंस दें ताकि वो जाके परफॉर्म करे और मैचेस जिताए। भगवान ना करे कोई ऐसा खिलाड़ी है जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता राजीव भाई, फिर तो वो चेंज हो ही जाएगा। मेरी सिर्फ सोच यही है कि टीम आप बना रहे हैं, राहुल द्रविड़ अब आपके साथ है, रोहित शर्मा आपके साथ है, एक नई सोच है। नई सोच आप पहले ही सिलेक्शन कमेटी से या पहले ही टूर्नामेंट से चालू करने को देखते हैं तो पता चलता है कि यार ये ट्रांसपेरेंसी है, अब यहां से यही होगा और टीम की कॉन्फिडेंस रहेगी। देयर इज नो ग्रे मैटर। मैं इस तरीके से कहता हूं, लाइक सर देयर इज नो व्हाइट हेयर, देयर इज नो ब्लैक हेयर, बट यू हैव सो आप अरे देखें, नो व्हाइट हेयर ठीक है, एटलीस्ट ये खुशकिस्मती के है तो सही बात। तो मेरी समझ सर, एम आई राइट और नॉट? इफ आई वाज अगर मैं एक सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनता हूं तो यू हैव टू ट्राई एंड मेक योर प्रेजेंस फेल्ट राइट फ्रॉम वर्ड गो, एंड आप वो एक प्रोसेस, एक सिस्टम इन प्लेस डालने की कोशिश करता है। राजीव भाई मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ यार सर, इफ आई एम रॉन्ग देन आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग सर, पर ये मेरी सोच है। नहीं सर बहुत अच्छा पॉइंट उठाया निखिल भाई ने कि आप स्टेबिलिटी दें किसी प्लेयर को, अगर आप चुन रहे हैं एटलीस्ट उसको कम से कम 10 से 15 मैचेस दें और देखें कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि अभी तो जो कुछ भी हुआ वर्ल्ड कप के बाद, मतलब ये तो है पूरे घर के बदल डालूंगा टाइप एक टैगलाइन चल रही है, जो पूरी टीम बदली हुई नजर आ रही है। ठीक है यार सर, अच्छी बात मुझे जो लग रही है कि पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट जो चुना गया, वहाँ जो बॉलर्स ने चाह रहा था कि वर्ल्ड कप में एटलीस्ट उनमें से एक दो वो सारे नजर आ रहे हैं। सिराज भी हैं, आवेश खान भी आ गए, हर्षल भी आ गए। क्या अब ये पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप जो देख रहे हैं, क्या ये ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रख के ये चुना जा रहा है और इन्हीं के साथ आप जाएंगे? एक सवाल। दूसरा, टी नटराजन, अर्शदीप जैसे क्या लेफ्ट आर्म सीमर इंक्लूड किए जाने चाहिए थे? भुवनेश्वर कुमार की अब जगह नहीं बनती है? ये एक सवाल आया सर आपसे। ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इतना इजी इशू नहीं है। मैं मानता हूँ कि अर्शदीप जैसा बॉलर मेरे ख्याल से उनकी जगह बन सकती थी या बननी चाहिए थी, क्योंकि एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक अच्छा ऑप्शन मिलता है आपको, खास करके क्योंकि टी नटराजन, मेरे ख्याल से टी नटराजन अब तक फिट नहीं है, ही स्टिल अनफिट। इसी वजह से शायद उनको बाहर रखा गया है। भुवनेश्वर को मैं मानता हूं कि दिस इज हिज लास्ट अपॉर्चुनिटी, कि अगर आप या तो परफॉर्म करें या पेरिश हो जाएंगे। अब उनके क्योंकि नए बॉलर्स काफी हैं, शामी नहीं है, बुमराह नहीं है, इसी वजह से एक बॉलर को रखा है जिसके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। आपको कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए टीम में। आप बिल्कुल अंडर 19 या अंडर 25 टीम नहीं खिला रहे हैं, ये इंडिया के लिए खेलेगी, भले ही आपके दिग्गज खिलाड़ी रेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा, एक साल के बाद, केवल एक साल है आपके पास कि नया या दूसरा वर्ल्ड कप आएगा। इंडिया का प्रॉब्लम एक ये भी है सिलेक्टर्स के लिए, कैप्टन के लिए, कोच के लिए, कि आपके पास टैलेंट पूल भरपूर है और एक एक जगह के लिए आपको तीन या चार ऑप्शन मिलेंगे। सब 3 या 4 परफॉर्म करेंगे, किसी को सेटल तो रहने दीजिए। हाँ, तो इसी वजह से अनसेटल्ड एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि इतने ऑप्शंस है। अच्छा ये नहीं परफॉर्म किया, चलो इनको ट्राई करते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स राइट, बट दिस इज द फैक्ट। अगर आप न्यूजीलैंड ले ले, साउथ अफ्रीका ले ले, वेस्ट इंडीज ले ले, श्रीलंका भी ले ले, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। टैलेंट पूल क्या है, 25-30 प्लेयर्स का है। इसी वजह से न्यूजीलैंड के जो 25, 26, 27 प्लेयर्स हैं, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और तीनों फॉर्मेट बेहतरीन खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो निखिल कह रहा है वो बात वाजिब है बिल्कुल, कि अगर आप न्यूजीलैंड का उदाहरण ले तो चॉप एंड चेंज नहीं हो रहा है। वही यूनिट खेल रहा है ओडीआई, वही यूनिट खेल रहा है टेस्ट, वही यूनिट खेल रहा है T20। थोड़ा बहुत 7, 8, 9 प्लेयर्स जो है वो कॉमन है तीनों फॉर्मेट्स में, और थोड़ा बहुत जो बदलाव होता है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो रहा है। तो आज के सेमीफाइनल मैच पे बात करें निखिल भाई, उससे पहले एक फटाफट रिएक्शन शिखर धवन पे ले लेते हैं। अब क्योंकि नई सोच आई है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की, अब उनकी प्लानिंग में भी शिखर धवन नहीं है। क्या माना जाए इसको? व्हाइट बॉल क्रिकेट में दी एंड है, रेड बॉल पहले ही दी एंड था, और इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते नहीं है? राजीव भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट तो आप समझ लीजिए, और ये कहीं ना कहीं संकेत है जब उनको कप्तान बना के भेजा था श्रीलंका का, कि वो उनका एक शायद पार्टिंग गिफ्ट था। तो क्यों नहीं है टीम में, वो मैं थोड़ा हैरान हूँ उम्र के चलते, कि क्योंकि उन्होंने परफॉर्म भी किया आईपीएल में, जिस तरीके से लगातार वो परफॉर्म करते आए। या तो सिलेक्टर और राहुल द्रविड़ की, रोहित की यही सोच है कि जो T20 का मुकाबला या सफेद बॉल की क्रिकेट का जो मामला है, उसमें हमने उनको 2023 में विश्व कप में उनके बारे में सोचना भी नहीं है।
और हाँ। T20 मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया में, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। इसलिए मैं यंगस्टर्स को लेके जा रहा हूँ। पर क्योंकि ये खिलाड़ी इतने साल राजीव भाई खेला है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका आदर करें, जितने साल उन्होंने इंडिया की सर्विस दी है। और कहीं ना कहीं कोई उनको फोन उठा के ये तो कह ही सकता है ना कि यार थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, चाहे कप्तान है, चाहे नए कोच है या कोई भी, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। आपने भारतीय क्रिकेट को बहुत साल सर्व किया है, बट यहाँ से आगे चलने के लिए हम समय कम है, यंगस्टर्स को ट्राई कर रहे हैं, बट एक धन्यवाद हो जाए तो एक वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाता है। आई एम जस्ट सेइंग टू स्टार्ट पुटिंग दो सिस्टम्स इन प्लेस, वो जरूरी है। दैट्स ऑल। आपके पास वेंकटेश अय्यर हैं, पृथ्वी शाह हैं, बहुत आपके पास विकल्प है। अगर आप एक सोच के साथ चल रहे हैं तो बाहर आके बताइए ना कि वो सोच हम ऐसे चल रहे हैं। क्या बाहर भी ना बाहर बताने की जरूरत नहीं, आप उस खिलाड़ी से ही बात कर लें, वो भी अच्छा है। ये निखिल भाई एक टेंडेंसी जो चल रही है उसका हम लोग लगातार खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर आवाज भी उठा रहे हैं। सर आप भी सहमत होंगे कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से होना बंद हुई है सिलेक्शन कमेटी की, ऐसी टीमें निकल कर सामने आती हैं क्योंकि आपको जवाबदेही नहीं है। आपने ट्विटर पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, एक मेल डाल दिया, बात खत्म। एक्चुअली जवाबदेही तो होनी चाहिए किसी की। अगर आप टीम चुन रहे हैं और हमें हमारे जहन में अगर कोई सवाल है तो ये आपको नहीं लग रहा बीसीसीआई ने ये जो एक कदम उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करके, ये इस पर सोचना चाहिए अया सर? बेशक अगर आप इंस्टीट्यूशन कोई हेड करते हैं या पावर में है या अथॉरिटी में है तो ये बनता है कि आप सवाल लें और उस सवाल का जवाब दें। क्योंकि जैसे निखिल ने बहुत से सवाल खड़े किए, हम लोग ने बातचीत की इसके बारे में, और ये नहीं है कि इलॉजिकल सवाल है, ये नहीं है कि कोई मस्ती मजाक कर रहा है, ये सीरियस सवाल है। ये सब सवाल के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। और ये नहीं है कि आप रात शाम के 7:30-8 बजे एक ट्विटर पे डाल दी टीम और फिर कहीं ना कहीं मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये एक सिस्टम बनाना चाहिए। जैसे आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में कहीं भी देख लें, फुटबॉल हो या टेनिस हो वगैरह, एक चीज तो आ रही है कि प्लेयर्स के लिए अब लाजिम बना दिया है कि आप कहीं ना कहीं हर मैच के बाद प्लेयर्स को प्रोड्यूस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल किए जाए। लेकिन जो बड़े सवाल होते हैं, जो बड़ा एक फोरम होता है, वो अभी भी इंडियन क्रिकेट जो पहले हमेशा होता था वो आजकल नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये भी है कि सोशल मीडिया इतना फैल गया है कि इंस्टीट्यूशंस ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि जो कुछ चाहिए वो हम सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं टीम को। लेकिन मुझे लगता है कि एक इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों तक ये मैसेज या ये जो क्लैरिफिकेशन ये पहुंचना चाहिए कि क्या, जैसे कहते हैं ना, हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन था, क्या हुआ, ये सब जानना जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। निखिल भाई जी जल्दी बात पूरी कर। निखिल भाई ब्रेक लेते हैं, फटाफट आएंगे फिर। ले लीजिए सर, ब्रेक भी जरूरी है, ब्रेक ले लीजिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई, सेमीफाइनल मुकाबला है, बैंड किसका बजेगा, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? यार मैं सच्ची बताता हूँ, मैं बड़ा हैरान होऊंगा कि अगर इंग्लैंड ये मुकाबला नहीं जीतती। सच्ची बता रहा हूँ, जिस तरीके से वो टीम खेल रही है, क्योंकि अब तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान की हैमस्ट्रिंग भी ठीक हो गई। तो पर दिक्कत ये है कि जेसन रॉय का चोट लग गई है। पर जो टीम इंग्लैंड की है, मैं बड़ा हैरान होऊंगा कि अगर वो नहीं जीतती है, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड का थोड़ा सा और गहराई में जाके देखते हैं ना राजीव भाई, उनके सलामी बल्लेबाज अगर आपको मिचेल और गुप्टिल रन नहीं बनाते, मध्य क्रम में ऐसे अभी वो मैच जिताने वाले मुकाबले ना ग्लेन फिलिप्स ने खेले हैं ना वो जिमी नीशम ने, दोनों ने 35-35 39 बनाया। केन विलियमसन के इतने रन, मतलब वो कंसिस्टेंटली वो रन नहीं बना रहे। तो मैं बड़ा हैरान हूंगा कि अगर इंग्लैंड हार जाती है। पर फर्क ये है, वो सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा उससे बड़ा फर्क होगा, क्योंकि गुरु शाम को 7-8 ओवर के बाद जब गेंद गीला होगा तो ओनली पिटाई एंड पिटाई एंड पिटाई। ठीक है ना सर? हाँ, ये तो है सर। आप भी मानते जी? नहीं, मैं मानता हूं कि एक्चुअली क्योंकि दो बड़े प्लेयर्स को इंजरी हो गई है इंग्लैंड की। एक तो है जेसन रॉय
जो जेसन रॉय जी नहीं खेलेंगे ये मैच, और दूसरे है टिमल मिल्स जो डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में बहुत वो अच्छी अच्छा गेंदबाजी करते थे, किफायती गेंदबाजी, वो नहीं है। हमने देखा क्रिस वोक्स और मार्क वुड की अच्छी खासी पिटाई हुई साउथ अफ्रीका, और इंग्लैंड ये मैच में आ रही है हारने के बाद। न्यूजीलैंड जो है हर 4 मैचेस में, हर मैच में उनको दिक्कत थी, प्रॉब्लम था, लेकिन किसी तरह भी वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। पहले पाकिस्तान से मैच हारने के बाद जो रिकवरी की न्यूजीलैंड ने, निखिल कह रहा है बिल्कुल सही है, अगर इनका टॉप ऑर्डर चलता है, यानी कि गप्टिल और विलियमसन ये 2 की प्लेयर्स हैं, अगर ये पावर प्ले निकाल लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट खोकर, और अगर टारगेट सेट करते हैं, तो फिर मजा आएगा। कि बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट अब तक रहे हैं जॉस बटलर, उनके पास निखिल भाई मुझे लग रहा है जी भैया सर बात पूरी करें। हाँ, मैंने कहा कि इंग्लैंड के पास जॉस बटलर जो है बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने, बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। मॉर्गन भी अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, मॉर्गन अगर अच्छे फॉर्म में आते तो स्ट्रॉन्ग फिनिशर भी है, और इनके पास न्यूजीलैंड से बेहतर स्पिनर्स है, मोइन अली और आदिल रशीद दोनों ही इश सोधी और मिच सैंटनर से बेहतर स्पिनर्स है। अगर तेज गेंदबाज चलते हैं जैसे कि बोल्ट और साउथी और मिल, मुझे लगता है करंट फॉर्म में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर से ज्यादा बेहतर परफॉर्मर्स है। अगर जॉर्डन और वोक्स और वुड नहीं चले तो मैच अच्छी खासी मैच हो सकती है। निखिल भाई क्योंकि बात स्पिनर्स की हो रही है, आपको लग रहा है ईश सोडी और आदिल रशीद के 4-4 ओवर ये तय करेंगे कि कौन सी टीम भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लेग स्पिनर्स का बोलबाला रहा है इस वर्ल्ड कप में अभी तक। राजीव भाई ये फर्क पड़ेगा कि कौन से बॉलर शाम को डालते हैं। हाँ। जो गेंदबाज दोपहर में डालेगा सूखे बॉल के साथ डालेगा, और वो बड़ा फर्क रह जाएगा। शाम को गीले बॉल के खिलाफ डालना स्पिनर के लिए मुश्किल रहेगा, और आदिल रशीद एक ऐसे गेंदबाज है जिनको सूखे बॉल से डालेंगे तो उनका परचेस ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनका बाहर वाला गेंद सीधे हाथ के बैट्समैन को जाता नहीं है। उनको गुगली डालने के लिए उनको सूखा बॉल चाहिए, गीले बॉल से उनके हाथ से गेंद इतना अच्छा निकलता नहीं है। तो कौन सा गेंदबाज शाम को डालेगा उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास 8 ओवर स्पिन के हैं, तो वो शाम को गेंदबाजी करने में मामला फंस जाएगा। तो सर गुरुजी टॉस करिए, मेहनत। ये तो है। मतलब आपका भी वोट इंग्लैंड के साथ है आया सर? नहीं, मैं तो जाऊंगा न्यूजीलैंड के साथ। अच्छा, आप न्यूजीलैंड के साथ जाएंगे? ये जैसे कहते हैं ना, मौका 2019 का जो है फाइनल का सर कहीं ना कहीं सर तो फिर करना हो। जी जैसे आप बोल रहे थे कि जो दस्तूर चल रहा है, तो मैं शाम को या कल सवेरे म्यूजिकल चेयर भी खेल सकता हूँ। बिल्कुल, जैसे कहते हैं आप टोपी आप जो है फिरा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ये लीजिए, और ये टोपी आप ही ये लीजिए। ये देखिए, ये राजीव, ये टोपी ऐसी है अगर आप फिराओ भी तो सीधी लगेगी। ये भारतीय सेलेक्टर्स की टोपी लग रही है, किधर भी घुमा दीजिए सीधी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। निखिल भाई आपका भी। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के YouTube चैनल और IVM के Facebook पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप, IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun is joined by Sharmeen Ali, founder and CEO of InStory, to discuss neuromarketing and how artificial intelligence can enhance empathy and content writing. Raghavi and Nisha are back with Misconduct Season 2. We begin with actress Maria Susairaj, involved in the killing of Neeraj Grover, a TV executive. On Akla Station Adulthood, Ekta Rajani, a fashion stylist, gives Ritasha and Ayushi hope, wisdom, and useful tips to beat the adulthood blues. On All Things Policy, Pratik Wagre and Rohan Sheth look at digital communication networks and their effects on public discourse. And on Come Home to Kotak, Cyrus talks to his friend Suresh about the steps ahead of buying his dream home, design, decor, and furniture. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible.
पेश खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शिद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे। ओनली ऑन द नानकारी पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।